अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा और तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने एफएससी और एफए का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा और तालबात एफए और एफएससी के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल कोर्स बहुत कम कीमत पर दस्तयाब है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप मुकम्मल कोर्स की वीडियोस लिंक के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। पर वीडियो 200 और जूम की क्लास के लिए 1000 रुपये फ़ीस होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द excretion. What is excretion? Excretion is the process by which animals rid themselves of waste product and of the nitrogenous byproduct of metabolism. Through excretion, organisms control osmotic pressure, the balance between inorganic ions and water, and maintain acid-base balance. The process thus promotes homeostasis, the constancy of the organism's internal environment. Every organism, from the smallest protist to the largest mammal, must rid itself of the potentially harmful byproducts of its own vital activities. This process in living thing is called elimination, which may be considered to encompass all of the various mechanisms and processes by which life forms dispose of or throw off waste products, toxic substances, and dead portion of the organisms. The nature of the process and of specialized structure developed from waste disposal vary greatly with the size and complexity of the organism. Four terms are commonly associated with waste disposal process and are often used interchangeably through, though not always correctly: excretion, secretion, egestion, and elimination. प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ये नाइट्रोजन वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, मींस ये जहरीले होते हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। और इसी तरह इन मेटाबोलाइट्स या जो कि वेस्टफुल होते हैं इनको बॉडी से रिमूव करना, एलिमिनेट करना, नाइट्रोजनस नेचर के जो मौजूद होते हैं इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो देयर इज़ अ definition of excretion. The definition is the waste nitrogen proves toxic if it is concentrated in the cell, therefore it must be removed from the body. The elimination of wasteful metabolites, mainly of the nitrogenous nature, is called excretion. This is the definition of excretion. जबकि एनिमल से बिल्कुल मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है कि प्लांट्स जो है वो क्योंकि ऑटोट्रोफिक मोड होते हैं उनके अंदर लाइफ जो है वो जो प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन और मेटाबॉलिज्म जो है उनका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके नतीजे में जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जहाँ तक इनकी ज़रूरत होगी ये प्लांट की बॉडी इनको यूज़ कर लेगी, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। प्लांट के सेल्स के अंदर दरमियान में एक लार्ज वैक्यूल होता है। ये वैक्यूल जो है ये स्टोरेज का काम करता है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अपने अंदर स्टोर करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है जब ये उसके अंदर स्टोर होता है तो ये कभी कभार क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर देता है, तो इस वजह से इनका रिमूव होना वहाँ से ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है या उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे डिफरेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन कंट्रास्ट से और ये लास्ट तक यहाँ तक लेकर आएंगे इसको। प्लांट्स के अंदर लीव्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस
काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनको वो अपने स्टोरेज उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं कि ये तमाम चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, और जब होता है ऑटम का सीज़न आता है तो ये अपने जो गले हुए पत्ते जो हैं, जब वो गिरने का मौसम आता है तो वो एक गुड सोर्स होता है मिनरल का, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ मिनरल से मुराद ये कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल स्टोर होते हैं, और ये जो फॉलिंग येलो लीव्स होते हैं जो कि ऑटम में गिरते हैं, इससे इस के गिरने का एक ये मकसद भी होता है कि इसकी वजह से, गिरने से हम जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो कि उसके अंदर स्टोर है, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, और इसकी वजह से हम इनको एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीटोफोर: द लीव्स आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर दिस पर्पज, द लीव्स आर destined to fall off as is the in case of autumn leaves in plants, or die off as happen in the leaf and stalk of certain bulbs, etc. This is the reason gardener find rotted autumn leaf a good source of mineral. The falling of yellow leaf in autumn is the seasonal time for the plants to get rid of the accumulated waste, and because of the reason leaves are said to be excretophore. So this is the definition of excretophore, और ये important definition है, ये mostly पूछ ली जाती है। According to an explanation, the change in color in these leaves is not due to removal of chlorophyll, as the microscopic examination of autumn leaves showed that leaves are loaded with pigmented compound prior to falling off, and many toxic material like heavy metals increase sharply as the yellowing proceeds. इस बात का ये मतलब है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो येलो लीफ होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, बल्कि या क्लोरोफिल रिमूव हो गया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो वाले जो येलो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके अंदर एक्स्ट्रा या टॉक्सिक मटेरियल मौजूद हो, जैसे कि हैवी मेटल्स वगैरह मौजूद हैं, जो कि क्या करते हैं, उसका कलर बहुत तेज़ी से ग्रीन से येलोइश कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वहाँ से पौधे का उनको गिराना ज़रूरी हो जाता है, जो कि वो ऑटम के सीज़न में करते हैं। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि अपनी ब्रांचेस और जो उनका ट्रंक होता है, यानी कि उनका जो स्टर्म का जो नीचे वाला जो बड़ा पोर्शन होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेंज केमिकल्स को डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। डिपॉजिट करना यानी कि जमा कर देते हैं, और वो ख़ास तौर पर ओल्ड जाइलम को इस्तेमाल करते हैं। अब ओल्ड जाइलम से मुराद वो जाइलम के वो सेल्स जो कि अब वाटर कंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होते या वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, और ये कहाँ पर होता है, ये इबनी में होता है, विच प्रोड्यूस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। जिस जो अब ये इबनी क्या होता है, ये वो ब्लैक वुड है, जब ब्लैक वुड जो है जो कि सेंटर में मौजूद होती है, किसी भी पुराने दरख्त के जो सेंटर में मौजूद होगी, वो हिस्सा जो कि ज़्यादातर वाटर कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहाँ पर ये तमाम स्ट्रेंज केमिकल्स को इकट्ठा कर लिया जाएगा। These are considered to be waste material by plant physiologists. Plant physiologist क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एक waste material है जो कि सेंटर में जमा है। Some plants which actively secretes waste compound into the soil, occasionally using them as chemical weapon against other competing plants like conifers. ये इसकी एग्जांपल है conifer, ठीक है। वो कह रहे हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि एक्टिवली सेक्रेट कर रहे होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल के अंदर, यानी कि जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा केमिकल कंपाउंड उनके अंदर आते जाते हैं, वो उनको स्टोर करने के बजाय क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते रहते हैं, जैसा कि कोनीफर्स की यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन के अंदर एलिमिनेशन ऑफ वाटर का जिक्र किया गया है, वेस्ट मटेरियल के अंदर वाटर का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो इस सेंस में इसको वेस्ट मटेरियल कहा जाता है कि हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट जो होता है ना, हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि ये वाटर जो है रिमूव हो रहा होता है बाहर, तो इसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। और इसी तरीके से जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर से साल्ट रिमूव हो रहा होता है एनिमल्स के ज़रिए से, तो ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो साल्ट है ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उन एनिमल्स का। जैसा कि हमने अभी वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सॉल्ट की बात की, उसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ख़ास तौर पर जो कैटाबोलिज्म जिसके अमाइनो एसिड के वहाँ पर अमाइनो ग्रुप जो होता है वो रिलीज़ किया जाता है, जिसको हम अब अमाइनो ग्रुप जहाँ से रिलीज़ होगा इसको हम डी अमाइनेशन कहेंगे। ये डेफिनेशन है कि डी अमाइनेशन क्या होता है, रिलीज या रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड, या फिर उस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ताकि वो उसको या तो रिमूव कर सके या फिर रीयूज़ कर सके। Amino group not reused for recycling of amino acids essentially dissolved in water and excreted to avoid toxic rise in the plasma. वो कह रहे हैं ऐसा अमाइनो ग्रुप जो कि दोबारा रीयूज़ नहीं हो रहा उसको दोबारा से रिसाइकल कर दिया जाता है, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया जाता है ताकि प्लाज्मा के ऊपर उसका कोई ख़ास जहरीला असर ना हो।
Elevated level of these waste can cause convulsion, coma, and eventually death. Mostly excess nitrogen is excreted by animals as ammonia, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ये तीनों फॉर्म के अंदर अमाइनो एसिड जो है वो वहाँ से रिमूव हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजनस मटेरियल अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. Lower quantities of nitrogen are excreted in the form of other compounds such as creatine, trimethyl amine oxide, and in very small quantities as amino acid, purine and pyrimidine. ये तमाम ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से नाइट्रोजन को रिमूव किया जाता है बॉडी से. जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के ज़रिए होगा, और अगर कम अमाउंट में नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव होगा तो वो क्रेटिन, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड और या फिर अमाइनो एसिड की प्योरीन और पायरिमिडीन के ज़रिए से रिमूव होगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में नाइट्रोजन जो है वो यूज़ की जाती है या होती है. Metabolism of purine and pyrimidine bases produce significant amount of nitrogenous waste of hypoxanthine, xanthine, uric acid, allantoin and urea and ammonia. ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि पायरिमिडीन बेसिस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट से. यहाँ पर कुछ ऐसे डायग्राम के अंदर चीज़ें बताई गई हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि नाइट्रोजनस मटेरियल कहाँ कहाँ से रिमूव हो रहा है. प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है, और अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो ग्रुप से मिलकर बनते हैं. अब अमाइनो ग्रुप के अंदर क्या चीज़ यूज़ हो रही है? नाइट्रोजन. न्यूक्लिक एसिड जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस वो भी अमाइनो ग्रुप से मिलकर बनती है, और अमाइनो ग्रुप के अंदर एज यूजुअल नाइट्रोजन यूज़ हो रहा है, ठीक है. और ये जो तमाम अमाइनो ग्रुप हैं ये तमाम चीज़ों में मौजूद होते हैं, जैसे कि मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिशेज, इनमें भी यूज़ हो रहा है नाइट्रोजन. मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियन, शार्क, सम बोनी फिशेज, इनमें भी नाइट्रोजन देखें यूरिया की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, वो निकाल रहे हैं. बर्ड्स, इंसेक्ट, मैनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है. फिशेस जो हैं वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करती हैं. मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क वगैरह जो है यूरिया की फॉर्म में करती हैं, और बर्ड, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स वगैरह यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं. आप देख सकते हैं कि इन तमाम के स्ट्रक्चर्स के अंदर नाइट्रोजन जो है वो यूज़ की जा रही है, ठीक है. तो इस तरीके से ये अमोनिया नाइट्रोजन का रिमूवल किया जाता है बॉडी से. नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनका हैबिटेट्स के साथ क्या रिलेशन है या किस तरीके से वो रिलीज हो रही है. अमोनिया की बात करते हैं. अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक एंड डिजोल्व क्विकली इन बॉडी फ्लड. अमोनिया बहुत तेज़ी से डिजोल्व हो जाती है और टॉक्सिक होती है, यानी कि जहरीली होती है. दस इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसनट्रेशन इन द बॉडी. तो इसका बॉडी के अंदर कम मिकदार में होना ही ज़रूरी है. ज़्यादा मिकदार में हो जाएगी तो बॉडी को मतलब के नुकसान पहुँचाएगी. तो कह रहे हैं कि इसकी लो कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ज़्यादा अमाउंट में वाटर को यूज़ करना पड़ता है ताकि वो यूरिन की फॉर्म में इसको अमोनिया को हमारी बॉडी से रिमूव कर सके, ठीक है. दिस इज़ पॉसिबल इन एन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट. ये एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर मौजूद होता है. Therefore, ammonia kept as the excretory product of the animal inhabiting hypotonic freshwater environment. तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो अमोनिया है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कौन से एनिमल्स का? जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? हाइपोटोनिक यानी कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं. अबाउट 500 मिलीलीटर वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन. अगर किसी बॉडी के अंदर 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन मौजूद है तो उसको रिमूव करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत है. तो ऑब्वियसली इतना वाटर तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में ही मौजूद होगा. तो उन्हीं प्लांट्स के अंदर जो उन्हीं एनिमल्स कह लें या प्लांट्स के अंदर जो है वो अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर हम देखते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल के अंदर किस तरीके से यूरिया यानी कि बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब ये दोनों आपस में सिट्रोलिन के साथ मिलेंगी तो मिलने के बाद इन्होंने क्या करना है कि अमोनिया जो है सेकंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया है, ठीक है. यहाँ से ये एक सिट्रोलिन क्या बनाएगी? आर्जिनिनो सक्सीनेट बनाएगी, और आर्जिनिनो सक्सीनेट से क्या बनेगा? आर्जिनिन बनेगा. और आर्जिनिन जो है इसके अंदर एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है आर्जिनेज. ये एंजाइम क्या करेगा? आर्जिनिन को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा और साथ में एक और प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है ऑर्निथीन. ये ऑर्निथीन जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो मिलकर क्या बना देगा? सिट्रोलिन. और इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा और यूरिया जो है वो रिलीज होता रहेगा. और यूरिया के अंदर से क्या चीज़ रिलीज होगी? नाइट्रोजन रिमूव होगा, ठीक है.
वो इन्वायरमेंट जहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, वहाँ पर अमोनिया को हम कभी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर नहीं ले सकते, बल्कि क्योंकि अमोनिया को जब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक कोई और अल्टरनेटिव पाथवे ढूंढते हैं, जो कि क्या है, यूरिया है। यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो कि कम पानी के अंदर भी मतलब कि जल्दी से रिमूव करती है नाइट्रोजन को। In restricted supply of water, ammonia cannot be kept as excretory product. The other alternative is to change it into less toxic substance such as urea. Urea require only 50 milliliter of water for its 1 gram of nitrogen removal. ये आपका MCQ आ सकता है कि यूरिया जो है उसको कितने अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, 50 मिलीलीटर, ठीक है। Here, excretory nitrogen is metabolically converted into urea by urea cycle. जैसा कि हम ऊपर यूरिया साइकिल पढ़ के आए हैं कि उसके ज़रिए से हम यूरिया बना सकते हैं। In the animal inhabiting environment with restricted supply of water, terrestrial mammals. और ये कौन से यूरिया साइकिल कहाँ पर होगा, किन एनिमल्स में, ऐसे एनिमल्स में जो कि कहाँ पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। Animals inhabiting environment with acute shortage of water supply require an excretory product which can be excreted with minimum amount of water. हाँ जी, अब वो एनिमल्स जहाँ पर अमाउंट, पानी की अमाउंट बहुत ही कम होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने ज़्यादा वाली की बात की तो उसमें अमोनिया होगा। अगर हम बात करें कि थोड़ा पानी का लेवल कम हो गया है तो वहाँ पर हम यूरिया के ज़रिए से एक्सक्रीट कर सकते हैं नाइट्रोजन को। और अब तीसरी बात करें कि अगर वो इन्वायरमेंट जहाँ पर बिल्कुल ही पानी की कमी है तो वहाँ पर हम कैसे नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम नाइट्रोजन को रिमूव करें, देखें। एनिमल्स इनहैबिटिंग एनवायरनमेंट विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई रिक्वायर एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत हो। Only 1 milliliter water is required to eliminate 1 gram of nitrogen in the form of uric acid. यूरिक एसिड के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, जस्ट 1 मिलीलीटर वाटर हमें रिक्वायर है उसके लिए, यानी कि 1 ग्राम नाइट्रोजन को निकालने के लिए जस्ट 1 मिलीलीटर वाटर हमें रिक्वायर है, और यूरिक एसिड के ज़रिए हम नाइट्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। और ये किन एनिमल्स में होता है, ये रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, और एरिड इन्वायरमेंट के जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाया जाता है ये। Animal excreting ammonia, urea and uric acid are called as ammonotelic, ureotelic and uricotelic respectively, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन बन सकती है कि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक। तो आपने यहाँ से इसको बताना है कि ऐसे एनिमल्स जो कि अगर अमोनिया को रिलीज़ करेंगे तो अमोनोटेलिक, अगर यूरिया को रिलीज़ करेंगे तो यूरियोटेलिक, और अगर यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे तो यूरिकोटेलिक होंगे, ठीक है। यूरियोटेली एंड यूरिकोटाइल टेली और एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन देयर हैबिटेट। अच्छा, ये दोनों जो है ना, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ये ऐसी अडेप्टेशंस हैं जो कि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स ने की। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास पानी ज़्यादा अमाउंट में नहीं था, वो अमोनिया के ज़रिए से तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे पानी की उनके पास कमी होती गई, उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन लेकर आए, वो एवोल्यूशन लेकर आए, जिसकी वजह से उन्होंने कम पानी के ज़रिए से भी नाइट्रोजन को रिमूव किया, ठीक है। जब उनके पास पानी की थोड़ी शॉर्टेज हुई तो उन्होंने यूरिया की फॉर्म में किया, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी उन्होंने यूरिक एसिड की फॉर्म में उसको रिलीज़ किया। Animals have adapted to not the chemical nature of excretory product, but also the various adaptations have been obtained to provide diversity in excretory structure. The main representative model. अच्छा, अब यहाँ पर हम एनिमल्स को डिस्कस करने लगे कि कौन से एनिमल्स में कौन सा मतलब कि किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के अंदर पढ़ते हैं कि हाइड्रा में कैसे होता है। हाइड्रा एक नाइडेरियन है, डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है, यानी कि रिमूवल का सिस्टम जो है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता। इन इट वेस्ट प्रोडक्ट सिंपली डिफ्यूज इनटू द ऑस्मोटिक सराउंडिंग। तो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ पर डिफ्यूज हो जाते हैं, उसकी सराउंडिंग में डिफ्यूज हो जाते हैं, आइसोस्मोटिक में, ठीक है। प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया द एनिमल ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स का ये मेंबर है, हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम, ठीक है। ये एक सिस्टम है इसके पास जो कि बहुत ही सिंपल है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडियम। इस प्रोटोनेफ्रिडियम की डेफिनेशन देखें आप। प्रोटोनेफ्रिडियम इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रांचेस आर कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप टर्म्ड एज फ्लेम सेल्स, ठीक है। ये फ्लेम सेल की डेफिनेशन है। ईच सेल यहाँ से लेकर और
यहाँ तक प्रोटोनेफ्रिडियम की डेफिनेशन है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तक ये फ्लेम सेल की डेफिनेशन आ रही है। ईच फ्लेम सेल हैज़ अ टफ ऑफ cilia whose beating propels interstitial fluid into the tubular system. The beating of cilia looks like a flickering flame, therefore these cells are termed flame cells. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। The tubular system is drained into excretory duct which open to the exterior through several nephridiophores. अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो प्रोटोनेफ्रिडियम है ये एक क्लोज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसकी इंटरनल ओपनिंग होती है फ्लेम सेल्स के ज़रिए से। अब ये फ्लेम सेल्स ऐसे सीलिया का गुच्छा है, सीलिया यानी कि बारीक बारीक उनके जो होते हैं उनका गुच्छा है, जो कि क्या करते हैं, बीटिंग प्रोपेल्स यानी कि एक साथ हरकत करते हैं। जब वो एक साथ हरकत करते हैं तो वो पानी को अपने अंदर की तरफ मतलब कि धकेलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं ट्यूबुलर सिस्टम में, जिसकी वजह से वो कैसे लग रहे होते हैं, फ्लेम सेल्स की तरह के लग रहे होते हैं, जैसे कि आग का शोला जल रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको फ्लेम सेल का नाम दिया गया है। और फिर उसके बाद वो जो फ्लेम सेल है वो कहाँ पर ट्यूबुलर सिस्टम ओपन हो जाता है, एक एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर ओपन होता है, और जो कि नेफ्रिडियोफोर्स के जरिए से बाहर को रिमूव कर दिया जाता है। फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन। जो फ्रेश वाटर के प्लेटफॉर्म होते हैं उनका यूरिन बहुत ही डाइल्यूट यानी कि पतला होता है। द पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स विच आर आइसोटोनिक टू द होस्ट इन्वायरमेंट मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर से यहाँ पर ये नेफ्रिडियोफोर्स मौजूद है और ये प्रोटोनेफ्रिडियल नेटवर्क होता है पूरे का पूरा। ठीक है, और यहाँ पर इसके फ्लेम सेल्स मौजूद है। ये यहाँ पर इसके फ्लेम सेल्स होते हैं। अब इन फ्लेम सेल्स को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, और ये लास्ट पे इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट होती है जिसके ज़रिए से रिमूवल हो जाता है। ठीक है, ये इसका अब फ्लेम सेल को आगे से दिखाया गया कि फ्लेम सेल जो होते हैं यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर इसके सीलिया यानी कि फ्लेम की तरह के होते हैं, मूवमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड अंदर की तरफ, और एक्सक्रीटरी डक्ट यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? अर्थवर्म इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रिडियम। इसके अंदर जो सिस्टम होता है उसको हम मेटानेफ्रिडियम का नाम देंगे। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया। इनके अंदर एक पेयर होता है मेटानेफ्रिडिया का, और वो सिलिएटेड उनकी ओपनिंग होती है जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लड एंड इन्वॉल्व्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जिसके अंदर फ्लड कौन सा होता है, सिलोमिक होता है, और इन्वेलप कैसे होते हैं, कैपिलरीज के जरिए से इन्वेलप होते हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द कैपिलरीज का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद होता है। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लड। नेफ्रोस्टोम का काम क्या होता है कि सिलोमिक फ्लड को कलेक्ट करती है। एज फ्लड मूव अलोंग द ट्यूब्यूल, एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब साल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन एंड सेंड टू द ब्लड वेसल सराउंडिंग द नेफ्रिडियम। द लेफ्ट ओवर अपेयर्स एज यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। वो जो साल्ट जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है या रीअब्जॉर्ब किया जाता है उसको ब्लड वेसल की तरफ भेज दिया जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ जो होता है उसको यूरिन की फॉर्म में, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में, बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर अर्थवर्म का। इसके अंदर देखें आप कि यहाँ पर ये इसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारी की सारी जो कि रीअब्जॉर्ब कर रही हैं। ये कैपिलरी का नेटवर्क इसके इर्द गिर्द मौजूद है। ये नेफ्रिडियोस्टोम यहाँ पर है, और ये नेफ्रिडियोपोर है, और ये उसका ब्लैडर और सेप्टम ये उसके बाकी के हिस्से हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह। तो कॉकरोच जो है ये एक इंसेक्ट ही है। ठीक है, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर अडेप्टेड टू कलेक्ट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ इन साइनसेस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के जरिए से वो हेमोलिम्फ्स में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। These Malpighian tubules remove nitrogenous waste from the hemolymph। इस Malpighian tubules का काम क्या होता है कि ये रिमूव करती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को हेमोलिम्फ में से, और इनका जो इनके अंदर ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। Epithelial lining of the tubule transports solute including salt and nitrogenous waste from the hemolymph into the tubule lumen। फ्लड देन पासिस टू हाइंडगट इनटू द रेक्टम। उसके बाद वो फ्लड कहाँ पर चला जाता है, रेक्टम की तरफ चला जाता है। रेक्टम रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द साल्ट एंड वाटर।
अच्छा, अब रेक्टम जो है उसके यानी कि लास्ट पार्ट की तरफ चला जाएगा, लेकिन रेक्टम ने उसको फौरन तौर पे बाहर नहीं निकाल देना, बल्कि रीअब्जॉर्प्शन करनी है। जैसे कि हमारे जो लिविंग है इंसानों के अंदर, जो कि किडनी होती है, किडनी का काम क्या होता है? किडनी थ्रू आउट द मतलब कि सारे का सारा यूरिन अगर बाहर निकाल दे, वाटर को यूरिन की फॉर्म में निकाल दे, तो इंसान के अंदर तो कमी हो जाएगी। तो किडनी का काम क्या होता है कि वो बार बार रीअब्जॉर्प्शन कर रही होती है, यानी कि जितने भी काम के वाटर या सॉल्ट मौजूद होगा या नाइट्रोजनस वेस्ट हो, उनको क्या करेंगे, उनको बार बार रीअब्जॉर्ब करेंगे, और फिर जो लास्ट में बच जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल ही नाकारा है या बॉडी को उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर बाहर रिमूव करते हैं। ऐसा ही कॉकरोच के अंदर है कि जो रेक्टम के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगी सॉल्ट एंड वाटर की, और जो बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो जो सॉलिड की फॉर्म में रह जाएगा, सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में, उसको यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में, यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल यानी के फॉर्म में फीसिस के ज़रिए से बाहर निकाल देंगे। This kind of adaptation in excretion is the success of these animals on land which acute shortage of water. ये उन एनिमल्स की मतलब कि एक सक्सेस थी, या उनका बहुत ज़्यादा था कि उन्होंने अपने माहौल के हिसाब से अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आए, कि अगर उनके पास पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं था तो उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन लेकर आए। अगर वो अडेप्टेशन ना लेकर आते तो उनकी ऑब्वियसली डेथ हो जाती, वो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन लेकर आए, कम पानी वाली जगह पर उन्होंने क्या किया, अपने जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको बेहतर बनाया, और उसको क्या किया, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजनस वेस्ट को। ठीक है, ये इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है कि ये सारी इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहाँ पर पूरे का पूरा डाइजेस्टिव हिस्सा होता है उसका। ये इसकी मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ। देखें, यहाँ पर इसके सेंटर में मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कलेक्ट करती हैं। इसके बाद है ये स्टमक है इसका, मिडगट, ठीक है, और ये लास्ट पे इसका रेक्टम है जो कि उसको पहले स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्प्शन करता है, और दरमियान में यहाँ पर इसकी इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये रेक्टम और इंटेस्टाइन जो है ये हाइंड गट में आते हैं। यहाँ पर एक जनरल नॉलेज की मतलब कि कॉलम में लिखा हुआ है कि इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसेस। इन ऑल अदर एनिमल्स देयर इज नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो कह रहे हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो वाहिद एनिमल्स का ग्रुप है जो कि क्या करते हैं, फेसिस के ज़रिए से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर एलिमिनेट कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको रिवाइज करें एक दफ़ा स्टार्ट से कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ी कि एलिमिनेशन वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजन इन नेचर कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि वेस्टफुल होते हैं हमारी बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर, और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनको हम बाहर निकालने का जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब उसके अंदर वाटर भी आता है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाते हैं, सॉल्ट भी आ जाते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा कि प्लांट्स का सिस्टम कैसा होता है और एनिमल्स का कैसा होता है। प्लांट्स के अंदर तो देखें हम क्या करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन के साथ साथ। इसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट के अंदर जो है वो मॉडर्नाइजेशन हुई, कि पहले जो अगर ज़्यादा अमाउंट में जिनके पास पानी था, उन्होंने क्या किया, अमोनिया की फॉर्म में उसको रिलीज़ किया, यानी कि वो सबसे पहले यहाँ पर देखें हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा कि वैक्यूल के अंदर वो क्या करते हैं, अपने जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर नाइट्रोजन वेस्ट होता है उनको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अब स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद वक्त के साथ साथ उनको क्या करते हैं, बाहर रिलीज़ कर देते हैं। इसके बाद हमने लीव्स के बारे में पढ़ा कि लीव्स का फंक्शन ये होता है कि उनको स्टोर करके रखते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, और फिर जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए वो उनको गिरा देते हैं, और उस इस तरीके से वो नाइट्रोजन वेस्ट से छुटकारा पाते हैं, और इस प्रोसेस को हमने एक्सक्रीटोफोर का नेम दिया था। इसके बाद हमने ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि ट्रीज़ जो होते हैं उनकी जो ट्रंक होती है, जो कि ख़ास तौर पे पुराने जाइलम के जो सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रहे, वहाँ पर वो उनको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और वो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्टिवली साथ के साथ उनको स्टोर नहीं करके रखते, बल्कि साथ के साथ ही केमिकल कंपाउंड से छुटकारा हासिल करते हैं, जैसे कि कॉनिफर्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि
एक्सक्रीशन के लिए मुख्तलिफ मतलब के तरीके होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात होती है, जैसे कि हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो वाटर होगा, और हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, एनिमल्स के अंदर। और इसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी होता है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बना किससे है, अमाइनो एसिड से मिलकर। अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होते हैं जो कि नाइट्रोजन उसके अंदर रिलीज होती है। अब देखिए नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप से, सॉरी, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का जो रिमूवल है उसको हमने डीअमाइनेशन का नाम दिया। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और जो कम अमाउंट में नाइट्रोजन होगी वो क्रेटीन ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगी, और उसके बाद प्योरीन और पायरीमिडीन की फॉर्म में भी रिमूव हो सकती है। प्योरीन और पायरीमिडीन जो है उनकी बेसिस जो है वो हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलोन्टीन, यूरिया और अमोनिया की फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि कैसे प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स और फिर अमोनिया ग्रुप जो है वो होता है, यूज़ होता है, और नाइट्रोजन वेस्ट को किन किन फॉर्म में, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है। फिर हमने नेचर पढ़ी कि हैबिटेट से रिलेटेड कर होता है, जिस तरह का हैबिटेट होगा उस तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि अमोनिया जो है वो एक ऐसी बॉडी के अंदर या बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा जो बॉडी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद होगी, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में वाटर मौजूद होगा। अबाउट 500 मिलीलीटर वाटर जो है वो अमोनिया को, 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा ऐसे जानदार जिनके पास कम मिकदार में पानी मौजूद होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड होती है, उनकी पानी की कमी होती है, उनके पास वो यूरिया की फॉर्म में उसको रिलीज़ करते हैं, यानी कि 50 मिलीलीटर वाटर जो है उसको 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करें कि ऐसे एनिमल जिनके पास बहुत कम अमाउंट में वाटर होता है तो वो यूरिक एसिड के ज़रिए से रिमूव कर सकते हैं, जिनको जस्ट 1 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत होती है, और ये अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट एनिमल्स की बात की कि डिफरेंट एनिमल्स में किन किन तरीक़ों से होता है। हमने हाइड्रा की बात की कि हाइड्रा के अंदर आइसोस्मोटिक सराउंडिंग के अंदर वो डिफ्यूज़ कर देते हैं। प्लेनेरिया की बात की कि प्रोटोनेफ्रीडियम और फ्लेम सेल्स के ज़रिए से वो मतलब कि सारा उनका सिस्टम होता है। इसके बाद हमने अर्थवर्म की बात की कि उनके अंदर मेटानेफ्रीडियम जो होते हैं स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, और नेफ्रोस्टोम जो होते हैं वो उसके अंदर ये इनको सिलोमिक फ्लूइड को स्टोर किया जाता है। इसके बाद कॉकरोच की बात की कि मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो है ये काम करती हैं उनको रिमूवल के लिए, ठीक है। और यहाँ से हमने इस को पढ़ा पैराग्राफ को कि इंसेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं, ओनली ग्रुप ऑफ मैमल हैं जो कि फिसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को। Students, there are some questions related to our topic. Topic excretion. First question, define excretion. Second, define excretophore. Third one, write the ways of nitrogen removal from the organisms. Fourth one, differentiate between ammoniotelic, ureotelic and uricotelic. Fifth one, what is protonephridium? Sixth one, what do you know about the nephrostome? Seventh one, write the functions of Malpighian tubules. Eighth one, what do you know about excretion in earthworm? Ninth one, what is the difference of excretion in hypertonic and hypotonic environment? तो बेटा ये हमारे टॉपिक्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको लिखवा दिए यहाँ पर। आई होप आपको इस चैप्टर की, इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आई होगी। आपने इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। अल्लाह हाफिज़।